We shall fight in France. We shall fight on the seas and oceans. We shall never surrender. ओके डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपसे जो डिस्कस करने वाला हूं उसको डिस्कशन का नाम ना दिया जाए, उसे कैजुअल स्टोरी का नाम दिया जाए। लेकिन वो कैजुअल स्टोरी बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है, मोटिवेशनल है हमारे लिए, आपके लिए, सभी के लिए। क्योंकि हम सभी के जीवन में ऐसे पल आते हैं, ऐसे क्षण आते हैं जब डिसीजन लेना होता है। बहुत मुश्किलें लगती है एक छोटे से फैमिली डिसीजन में। आप स्टूडेंट्स लाइफ में यह कैरियर चुनूं या वह कैरियर चुनूं, यह सब्जेक्ट चुनूं या वह सब्जेक्ट चुनूं, इतना टॉर्मेंट करता है। हम लोग के लाइफ में भी बहुत सारे होते हैं कि क्या करूं, जीवन में क्या निर्णय लूं, जीवन को कैसे सेफ्टी दूं। तो बहुत सारे ऐसे डिसीजन होते हैं जो हम लेते हैं, और जो डिसीजन लेते हैं कई बार उसके बाद भी रिपेंटेंस होता है कि शायद अगर हमने वह डिसीजन लिया होता तो कहीं बेहतर होता। अब मैं एक ऐसी व्यक्ति या ऐसे राजनीतिक नेता की कहानी बता रहा जिसने एक ऐसा डिसीजन उसको लेना था जिससे ह्यूमन सिविलाइजेशन और एक नेशन बचना था। नेशन यानी पूरे वर्ल्ड को बचना था। उसके उस डिसीजन पर सिर्फ एक राष्ट्र की निगाह नहीं थी, एक नेशन की निगाह नहीं थी, पूरी दुनिया की निगाह थी। वो था विंस्टन चर्चिल। आप इस पूरे प्रोसेस को जरा देखें और आप इंपैथाइज करें, अपने आप को उस जगह पर रखकर देखें कि कितनी दुविधा की स्थिति थी। पहले मैं आपको विंस्टन चर्चिल से अवगत करा दूं। अब कुल मिलाकर आप कहेंगे तो अच्छा इंसान नहीं था। उसका कैरेक्टर हमें बहुत लाइवली इसलिए लगता कि जब हम किसी की अच्छाई का चित्र खींचते हैं तो पूरा राम की तस्वीर खींचते हैं, और जब किसी की बुराई की तस्वीर खींचते हैं तो रावण या कंस की तस्वीर खींचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। प्रत्येक इंसान में राम भी होता है और रावण भी होता है, जो समय के साथ रिसरफेस करता है। शेक्सपियरियन ट्रेजिक हीरो के बारे में कहा जाता था कि वो कुल मिलाकर इंसान अच्छा था, परंतु उसके कैरेक्टर में एक बड़ा दोष होता था जिस कारण से उसका पतन होता था। लेकिन मैं एक ऐसी प्राइम मिनिस्टर की कहानी बता रहा हूं, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन और पॉलिटिकल लीडर, जो कुल मिलाकर अच्छा आदमी नहीं था, लेकिन उसके कैरेक्टर में एक प्रबल गुण थे जिसने उसको विलेन से नायक बना दिया, बल्कि दुनिया का महानायक। अब देखिए वो क्या सिचुएशन है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका है। इस वॉर को कमेंस किए हुए, वॉर की शुरुआत हुए लगभग 1 वर्ष बीतने को है। पूरे यूरोप में निराशा छाई हुई है। उस समय यूरोप, दुनिया के केंद्र में यूरोप था। यूरोप का निर्णय दुनिया के निर्णय को प्रभावित करने वाला था कि शेष महाद्वीपों का क्या होगा। फासिस्ट ताकत अपने चरम पर थी। एडोल्फ हिटलर दहाड़ रहा था। उसके निकट सहवर्ती और फ्रेंड के रूप में मुसोलिनी भी खड़ा था। एक दुनिया के एक अलग शक्ति का भी समर्थन मिल रहा था जिसे आप जापान कहते हो। और अकेला एडोल्फ हिटलर ने लगभग संपूर्ण यूरोप का सफाया कर दिया था। मतलब हम आपको पहले इनॉर्मिटी ऑफ सिचुएशन बताते हैं कि हिटलर की क्या स्थिति थी। चलिए मैं थोड़ा मानचित्र पर आपको समझाने का प्रयत्न करता हूं। देखिए यह है मानचित्र। आप अगर देखेंगे तो यह है ब्रिटेन, यह है ब्रिटेन, यह है स्वीडन, यह है स्विट्जरलैंड। ओके, और ये पूरे ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं। शायद आपको वहां से नाम तो नहीं दिख रहा होगा, लेकिन कलर कॉम्बिनेशन समझ में आ रहा होगा। ये जितने भी आप डीप रेड देखते हो,
ये कलह जर्मन के द्वारा डायरेक्ट ऑक्यूपेशन में था यूरोप का, क्योंकि जब हिटलर का उद्भव 1933 में चांसलर के रूप में हुआ था और 1939 में, सितंबर 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई थी, उसके बीच का जो इंटरवेनिंग पीरियड है उसमें हिटलर लगभग ईस्टर्न यूरोप के बहुत सारे भाग को जीत चुका था। जैसे ऑस्ट्रिया को अनेक्स कर चुका था जो लगभग सेंट्रल यूरोप में था, वो अब जर्मनी का पार्ट हो चुका था। चेकोस्लोवाकिया को निगल चुका था, जिस कारण से जो एलाइड पावर्स थे, एलाइड पावर्स में ब्रिटेन और फ्रांस थे, वो काफी नाराज हुए थे। और उसके बाद उसने पोलैंड पर हमला कर दिया था और पोलैंड को जीत चुका था। पोलैंड को एक तरह से डिवास्टेट कर चुका था और सोवियत रूस के साथ पोलैंड को बांट चुका था। अगर इतिहास के इस मोड़ पर आपको थोड़ी सी वो घटना याद अगर आप करें तो पता चलेगा कि सोवियत रूस पश्चिमी यूरोप के देशों से अलग था। सोवियत रूस एक कम्युनिस्ट कंट्री था, वहां पर बोल्शेविक पार्टी स्थापित थी और उसने एक कम्युनिस्ट सरकार बना रखी थी। जोसेफ स्टालिन उसका हेड था और बहुत बड़ा हार्डलाइनर था। पहले उसने कोशिश की थी कि हम वेस्टर्न कंट्रीज के साथ मिलकर नाजीवाद या फांसीवादी ताकत का मुकाबला करें, लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस से जब अपेक्षित समर्थन नहीं मिला तो हिटलर से ही मिल चुका था और 1939 में हिटलर के साथ एक नो एग्रेशन पैक्ट कर चुका था, अनाक्रामक संधि कर चुका था। और वो अनाक्रामक संधि करने के बाद हिटलर और भी मजबूत हो गया था। हालांकि हिटलर को अगर सबसे ज्यादा फांसीवादी ताकत को किसी एक ताकत से शिकायत थी तो था सोवियत रूस, क्योंकि वह साम्यवाद या कम्युनिज्म से घृणा करता था। लेकिन एक कहावत है कि दुश्मन के दुश्मन मित्र होते हैं, उसी यानी एनिमीज एनिमीज फ्रेंड, उसी प्रिंसिपल के तहत दोनों ने फॉर टाइम बीइंग आर्मिस्टिस थी, एक टेम्पररी अलायंस था। तो हिटलर इधर से भी मुक्त हो चुका था। अब स्थिति यह थी कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो पोलैंड को जीता। पोलैंड को जीतने के बाद हिटलर ने नॉर्वे पर जब हमला किया, जब नॉर्वे पर हमला किया तो ब्रिटेन, उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री चेम्बरलेन था, नेविले चेम्बरलेन, उसकी नीति बुरी तरह विफल हो चुकी थी। उसने हिटलर को रोकने के लिए पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट आरंभ किया था, विफल रहा था। हिटलर वन बाय वन, उसका पूरा आकलन ही गलत था। और उस समय ब्रिटिश पॉलिटिशियंस और जो लीडर्स थे उनमें से अधिकांश के आकलन गलत थे। उनका यह सोचना था कि हिटलर बुरा इंसान नहीं है। पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में जो वर्साई की संधि में जर्मनी के साथ अन्याय हुआ है, उसका राष्ट्रवाद आहत हुआ है। वो आहत राष्ट्रवाद की बेचैनी है, उसको व्यक्त करने का मौका दीजिए, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और इसी नीति के तहत चेम्बरलेन ने हिटलर को बार बार मौका दिया और हिटलर अब एक ड्रैगन बन चुका था, एक ऐसा समुद्री राक्षस बन चुका था जिसको दुनिया अब रोक नहीं सकती थी। अब उन नॉर्वे को जब जीत रहा था तो ब्रिटेन ने उसको बचाने की कोशिश की। ब्रिटेन ने पोलैंड आक्रमण के बाद युद्ध की घोषणा की फ्रांस के साथ मिलकर, नॉर्वे को नहीं बचा पाया। उसी असमंजस की स्थिति में जब मई में नॉर्वे का पतन हुआ, मई 1940 में वॉर शुरू हो चुका है। 3 सितंबर 1940 मतलब एक 1 सितंबर ही कहो जब जर्मन सेना ने पोलैंड में प्रवेश किया है। और मई 1940 में नॉर्वे का जब पतन हुआ तब ब्रिटेन में प्रतिक्रिया हुई और फिर कैबिनेट मीटिंग में और पार्लियामेंट में भी इस बात की बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया हुई। तो कैबिनेट मीटिंग हुई और नेविले चेम्बरलेन को प्राइम मिनिस्टर के पद से जाना पड़ा। ओके, अब आया 10 मई 1940 को विंस्टन चर्चिल प्राइम मिनिस्टर बनकर आया, 65 इयर्स के एज में। 40 इयर्स का पॉलिटिकल कैरियर उसका था। वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी भूमिका निभा चुका था। और कुल मिलाकर देखोगे तो अच्छा इंसान की कसौटी पर नहीं उतरता। उसके अगर भूल उसके द्वारा की गई कुकृत्यों की गणना करोगे तो एक लंबी सूची निकलती है। यह वही विंस्टन चर्चिल है जिसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अरब क्षेत्र को बेच दिया था। आज जो अरब का प्रॉब्लम आप देखते हो उसमें बहुत हद तक ये अरब नेशन को क्रिएट करने वाला वही है। आप देखेंगे यही इजराइल को पैदा करने वाला प्राइम मिनिस्टर है। यही प्राइम मिनिस्टर है जिसने उसमें अपोजिशन पार्टी का लीडर था और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय, लेकिन हाँ लॉयड जॉर्ज प्रधानमंत्री था, लेकिन चर्चिल उस समय मास्टरमाइंड था। इन सब में उसकी भूमिका थी। प्राइम मिनिस्टर वो नहीं था लेकिन फिर भी उसने आपको
शायद आप लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री में सुना होगा कि जब महात्मा गांधी जब लंदन गए थे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तो उनको नग्न फकीर कहा था। और यही था जिसने रूजवेल्ट के साथ अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर करके कि कॉलोनीज को स्वतंत्रता दी जाएगी। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर उसके पक्ष में गया तो 1945 में यही व्यक्ति और यही प्राइम मिनिस्टर ने कॉलोनीज को, उपनिवेशों को आजाद करने से इनकार कर दिया। और बड़ी निर्लज्जता पूर्वक इसने स्टेटमेंट दिया था, आई हैव नॉट बीन द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ द ब्रिटिश क्राउन टू प्रिजाइड ओवर द लिक्विडेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। मैं इस ब्रिटिश साम्राज्य की अध्यक्षता करने के लिए ब्रिटिश क्राउन का पहला मंत्री नहीं बना हूं, यही उसका स्टेटमेंट था। माय स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, यह वह चर्चिल था। अगर शायद यह चर्चिल अगर रह गया होता ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली की जगह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो हम उम्मीद नहीं कर सकते थे कि 1947 में भारत को आजादी मिलती आजादी तो जरूर, लेकिन उसमें टाइम पीरियड में फेरबदल हो सकता था। संभव है कि 1950 में मिलती, 1951 में मिलती, या जैसे वो 45 में आता तो 50 में वो जाता, उसके बाद अगर कोई दूसरा प्राइम मिनिस्टर आता या फिर वही आता तो अंत तक भारत को स्वतंत्रता मिलती। लेकिन मैं स्टूडेंट्स, ये जिसने जो महानायक की भूमिका निभाई है, उसने उसके सारे कुकृत्यों पर पर्दा डाल दिया। अब देखिए, पूरी विश्व के लिए निराशा की स्थिति है। 10 मई को प्राइम मिनिस्टर के पद पर वो शपथ लेता है और उसके शपथ लेने के शीघ्र बाद एक प्रॉब्लम उभरता है, क्योंकि देखो हिटलर ने नॉर्वे को जीता। नॉर्वे के बाद कुछ ही घंटों में डेनमार्क ने सरेंडर कर दिया। डेनमार्क को सरेंडर करने के बाद फिर हिटलर बढ़ता है। अब अगर आप मैप देखेंगे, मैप को मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं यहां, तो आप अगर मैप देखेंगे तो मैप पर आपको कुछ जगह मिलेगी। जैसे देखिए, यह है जर्मनी से आप फ्रांस की तरफ बढ़ेंगे तो रास्ते में कंट्री जो मिलते हैं वह है लग्जमबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड्स। एक स्विट्जरलैंड भी है, लेकिन स्विट्जरलैंड वाले में स्विट्जरलैंड को एक न्यूट्रल मानकर आप चलिए, क्योंकि स्विट्जरलैंड को कोई भी कंट्री टच नहीं करता। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने बेल्जियम के रास्ते फ्रांस पर अटैक किया था, तो ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ने, फ्रांस को बचाने के लिए ब्रिटेन ने भी जान लगाई हुई थी, क्योंकि फ्रांस को के पतन का मतलब था स्वयं ब्रिटेन का खतरे में पड़ना। क्योंकि आप जानते हो कि इंग्लिश चैनल दोनों को विभाजित करता था और कम से कम फ्रांस एक बफर रीजन के रूप में काम कर रहा था, बेल्जियम बफर रीजन के रूप में काम कर रहा था। तो चूंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने, विलियम कैसर ने बेल्जियम के रास्ते फ्रांस पर हमला किया था, बेल्जियम को क्रॉस करके, इसलिए पूरी तैयारी उन्होंने कर रखी थी कि बेल्जियम को बचाना है। इस बार हिटलर ने इनको आउटविट कर दिया और नीदरलैंड के रास्ते उसने अटैक कर दिया। और उसने जो अटैक किया तो अटैक करके तब तक इनकी सेना को डंकर्क में घेर लिया। और डंकर्क आप लोग इतिहास में नाम सुना होगा, 3,30,000 सैनिक फंस गए थे, ब्रिटिश और फ्रेंच सैनिक। और इसका सबसे बड़ा, इस पर एक मूवी बनी है हॉलीवुड की, और इसमें एक बहुत बड़ा इतिहास का एक बहुत बड़ा इवैक्यूएशन था। उस इवैक्यूएशन में ब्रिटिश सेना नष्ट हो सकती थी। और उसके बाद उसने जब इन तीनों को जीता, नीदरलैंड को जीता, बेल्जियम को जीता, लग्जमबर्ग को जीता, कि स्विट्जरलैंड को टच नहीं किया, क्योंकि सर स्विट्जरलैंड को टच करना मुनासिब नहीं था, वो एक न्यूट्रल कंट्री था। अब इन क्षेत्रों को जीतने के बाद हिटलर फ्रांस को इन्वाइट करता है और 6 वीक्स में फ्रांस को जीत लिया। अब फ्रांस को जीतने के बाद ब्रिटेन के मुहाने पर आ गए। अब एक बार दुनिया पर आप नजर डालिए, दुनिया किस हालत में पहुंच चुकी है। दुनिया इस हालत में पहुंच चुकी है कि पूरे जितने आप रेट देख रहे हैं सब हिटलर के कंट्रोल में है। 2 कंट्री न्यूट्रल आपको दिख रहे हैं, जो आपको, एक स्वीडन जो किसी के साथ नहीं है और दूसरा स्विट्जरलैंड जो किसी के साथ नहीं है। हिटलर ने जितने भी आपको रेड देखते हैं, डिप रेड, वो सब उसके डायरेक्ट कंट्रोल में आ गया। और जितने पिंक देखते हैं वो सब पिंक कंट्री है, वो उसके एलाइज या डिपेंडेंट हो गया, सैटेलाइट कंट्रीज हो चुके हैं। पूरी दुनिया में देखिए, अभी आपको रशिया का कलर अलग लग रहा है, नहीं तो ये भी आपको पिंक दिखता, क्योंकि अब रशिया पर हमला कर चुका है जर्मनी, तो इसलिए 42 का मानचित्र है, इसलिए। नहीं तो रशिया भी जर्मनी के साथ, हिटलर के साथ स्टालिन एक ट्रीटी में, अनाक्रमक संधि में बंधा हुआ था। और इतना ही नहीं, रिबेनट्रॉप मोलोटोव ट्रीटी के अनुसार, रिबेनट्रॉप
मोलोतोव ट्रीटी के अनुसार रूस एलाइज हो चुका था जर्मनी का, और दोनों ने मिलकर पोलैंड को विभाजन हाफ हाफ में कर लिया था। तो इतनी बड़ी बात थी अब ब्रिटेन के लिए। ब्रिटेन के साथ कोई नहीं था। इधर इटली है, इटली में मुसोलिनी द पैक्ट ऑफ स्टील हिटलर के साथ कर चुका था। अभी वॉर में जंप नहीं किया था, ये मैं आपको मई की बात बता रहा हूं, मई 1940 की। अभी वॉर में जंप नहीं किया था, लेकिन कभी भी वॉर में जंप कर सकता था, और अंत में जून में वॉर में जंप किया, जुलाई में। तो मैं आपको बताना चाहता कि इस तरह से ब्रिटेन बिल्कुल ही अब अकेला था, और पूरे यूरोप को फिनिश करने के बाद, रूस के साथ न्यूट्रलिटी स्टैब्लिश करने के बाद, मित्रता करने के बाद, और इटली उसके साथ खड़ा है। कोई भी एक कंट्री नहीं, स्वीडन न्यूट्रल है, स्विट्जरलैंड न्यूट्रल है, ब्रिटेन अकेला है। और तब शुरू हुआ बैटल ऑफ ब्रिटेन, और बम्बार्डमेंट शुरू किया ब्रिटेन पर उसने। और जो जर्मन युद्ध प्रणाली थी, वो युद्ध प्रणाली इतनी सशक्त थी, उसका नाम है ब्लिट्जक्रिग। ब्लिट्जक्रिग में एयरफोर्स कवरेज देता और पीछे पीछे आर्मी चलती, और एयरफोर्स और आर्मी के संयुक्त प्रयास से घंटों में क्षेत्र को जीत लेता हिटलर। तब तक अपोजिशन पार्टी अभी अपनी तैयारी ही कर रहे होते, तब तक जर्मनी की सेना उनके घर में प्रवेश कर जाती। और ये इतना फास्ट वॉर टैक्टिक्स था जिसकी कल्पना उस समय तक नहीं की गई थी। कोई भी देश इतनी पूरी तैयारी के साथ और इतने फास्ट, क्योंकि इससे पहले एयरफोर्स अलग चलता था, उसमें आर्मी और एयरफोर्स दोनों साथ साथ चल रहे थे। अब अगर कोई एयरफोर्स, उसके एयरफोर्स का नाम था लुफ्टवाफे, जर्मन एयरफोर्स का, अगर कोई एयरफोर्स उसका मुकाबला कर सकता था तो वह एकमात्र ब्रिटिश एयरफोर्स, कुछ हद तक, पूरी तरह नहीं, कुछ हद तक, और वह था रॉयल एयरफोर्स ऑफ ब्रिटेन। अब जर्मनी, जब बैटल ऑफ ब्रिटेन इंग्लैंड शुरू हुआ तो बम्बार्डमेंट शुरू हुआ। बम्बार्डमेंट जर्मनी ने शुरू किया, उसके लुफ्टवाफे ने, और अंधाधुंध बम्बार्डमेंट शुरू किया। सबसे बड़ी बात है कि केवल उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर ही नहीं, केवल उनके इंडस्ट्रियल बेल्ट पर ही नहीं, बल्कि लंदन के सिविलियन क्षेत्र पर भी बम्बार्डमेंट आरंभ किया। तो हजारों के हजार ब्रिटिश मरने लगे। और लेकिन रॉयल एयरफोर्स, क्योंकि चर्चिल उस समय प्राइम मिनिस्टर हो चुका था, चर्चिल पूरे देश को मोबिलाइज कर रहा था, आर्मी को मोबिलाइज कर रहा था, स्वयं बंकर में बैठकर ऑपरेट करता था। वो मुश्किल से 2 घंटे सो पाता या नहीं सो पाता कई बार। उसका उस समय टिपिकल सिचुएशन था। वैसे भी वो बड़ा ही व्हिमजिकल और थोड़ा अल्कोहलिक भी था। एक हाथ में ब्रांडी, दूसरे हाथ में सिगार, बैठा हुआ है और ऑपरेशन को खुद हैंडल कर रहा है और आर्मी को मोटिवेट कर रहा है कि फाइट करिए, फाइट करिए। वही संकट की स्थिति है। अब हम आते हैं उस कंक्लूडिंग पॉइंट पर कि क्या हुआ और क्या डिसीजन लेना था। देखिए, अब यही स्थिति है। तो जस्ट डंकर की इवैक्यूएशन के बाद कैबिनेट की मीटिंग बैठी, और यह वॉर कैबिनेट की मीटिंग है, चर्चिल के वॉर कैबिनेट की, और इसमें टोटल अभी 7 मेंबर्स हैं। दिन है 28 मई, और ये 26 मई से मीटिंग शुरू हुई है। 7 बार मीटिंग हो चुकी है, कोई डिसीजन नहीं हो सका है। इसमें कौन कौन लोग बैठे हुए हैं पहले मैं उनसे आपको अवगत करा दूं। 7 मेंबर्स इस कैबिनेट में, और इसमें क्या असमंजस की स्थिति है, क्या निर्णय लिया जाना है, यहां एम्बिवैलेंस क्या है, डायलेमा क्या है, उस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, ये हैं नेविले चेम्बरलेन, इनसे मिलिए। यह वही प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने हिटलर के अगेंस्ट में पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट शुरू किया था। यह है विंस्टन चर्चिल, जिनको इमरजेंसी में प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। ये भी कंजर्वेटिव पार्टी के नेता हैं। नेविले चेम्बरलेन भी कंजर्वेटिव पार्टी के नेता हैं। ये है हैलिफैक्स, ये उस समय फॉरेन सेक्रेटरी है। हैलिफैक्स फॉरेन सेक्रेटरी हैं, और यह भी कंजर्वेटिव पार्टी के हैं। बल्कि ये प्राइम मिनिस्टर के बड़े सशक्त दावेदार थे। जब नेविले चेम्बरलेन को अपना पद 8 मई को छोड़ना था, एक तरह से उसके लिए जब फैटल अटैक उस पर चारों तरफ से हुआ और उसे रिजाइन करने की स्थिति आई, तो 9 मई को अब उसका सक्सेसर कौन हो, तो नेविले चेयरमैन का जो फेवरेट सक्सेसर था वो हैलिफैक्स था कि इसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाना चाहिए। उसके बाद उस समय जॉर्ज 6 जो किंग थे, वो भी हैलिफैक्स को प्राइम मिनिस्टर चाहते थे, चर्चिल को नहीं चाहते थे। और कई लोग ऐसे थे जो हैलिफैक्स को चाहते थे।
अब यह है क्लीमेंट एटली, जो बाद में प्राइम मिनिस्टर हुआ, ये लेबर पार्टी के मेंबर है। यह है आर्थर ग्रीनवुड, ये आर्थर ग्रीनवुड भी लेबर पार्टी के लीडर है। ये आर्कीबल्ड सिंक्लेयर है, ये लिबरल पार्टी के मेंबर है। ये एडवर्ड ब्रिजेज है, ये कैबिनेट सेक्रेटरी है। ये टोटल 7 मेंबर्स है। ये एक अलग पर्सनालिटी है जिनके बारे में हम आपको बताएंगे। ये ओस्वाल्ड मोजले हैं, ये एक समर्पित नाजी है। अब देखो ब्रिटेन का माहौल क्या है। ब्रिटेन का माहौल ये है कि हिटलर की सफलता से कुछ ब्रिटिश लोग हैं जो उसको अपना आइडियल मानने लगे। आपको आश्चर्य होगा कि लॉयड जॉर्ज, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के हीरो थे, उन्होंने जर्मनी का दौरा किया और हिटलर से प्रभावित हुए। काफी प्रभावित हुए, और उन्होंने कहा कि ऐसा राजनेता प्रत्येक देश में होना चाहिए। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ये हैं ओस्वाल्ड मोजली। हिटलर के अंदाज में आपको खड़े मिलेंगे। ऐसे ब्रिटिश हैं जिनका आइडियल ही हिटलर है, क्योंकि ऐसे लोगों, हिटलर जैसे लोगों को आइडियल बनाना बड़ा आसान होता है, और ऐसे व्यक्तित्व के प्रभाव में आ जाना किसी भी पीढ़ी के लिए बहुत ही नेचुरल होता है, क्योंकि उसमें वो पराक्रम, वो हीरोइज्म वो खोजते हैं जो वो अपने में खोजना चाहते हैं। बहुत इजीली उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, बिना इस बात की परवाह किए हुए कि वह किसके साइड है, राम के साइड है, रावण के साइड, या वह गुड वर्क के साथ है या एविल फोर्सेस के साथ। तो ये वही है ओस्वाल्ड मोजले। ये भी हिटलर के बहुत बड़े भक्त हैं। टाइम्स इतने बड़े, आप टाइम मैगजीन आप समझ सकते हो कि इतने प्रेस्टिजियस मैगजीन, वो हिटलर वो कह रहा था, क्योंकि ब्रिटेन की एक मानसिकता आपको समझने पड़ेगी, जो उसमें कम्युनिज्म, सोवियत रूस में कम्युनिज्म आ चुका था। तो कम्युनिज्म पूंजीवादी देशों के लिए बहुत सारा खतरा था। तो बहुत सारे ऐसे ब्रिटिश स्कॉलर्स थे और ब्रिटिश लीडर्स थे जो समझते थे कि हिटलर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए स्टालिन के अगेंस्ट में, और स्टालिन के अगेंस्ट में हिटलर का इस्तेमाल करके अपनी स्थिति मजबूत की जानी चाहिए। तो उनको हिटलर नायक लगता था, क्योंकि यूरोप को साम्यवाद से, कम्युनिज्म से बचा सकता था। तो ऐसे प्रभाव में आ जाना बहुत ही नेचुरल था। आप एक डेली मेल जर्नल था जो लगातार वकालत कर रहा था कि ब्रिटेन को हिटलर के साथ समझौता होना चाहिए। अब यही चल रही थी। एकमात्र उस समय के राजनेता विंस्टन चर्चिल, जो 1930s के दशक में, जिस समय नेविले चेम्बरलेन ने हिटलर के प्रति पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट या तुष्टीकरण की नीति भी चला रखी थी, उस समय अकेला ये नेता कह रहे थे नहीं, यह गलत है, यह गलत है। और विंस्टन चर्चिल का कहना था कि यह बहुत बड़ी भूल की जा रही है। एडोल्फ को एक तरह से कोई भी तरह से तुष्ट करना उचित नहीं है, क्योंकि एडोल्फ आज न कल वॉर जरूर करेगा, और उसकी भविष्यवाणी सिद्ध हुई। अब वही बैठा हुआ है। कैबिनेट मिशन में ज्वलंत क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां पर ज्वलंत प्रश्न यह है कि वार्ता हेलिफैक्स ने शुरू की। हेलिफैक्स ने कहा कि देखिए, अभी हमें इटली के एम्बेसी से, इटली के दूतावास से हमें एक संदेश आया है, और वह संदेश यह है कि मुसोलिनी, जो इटली का प्राइम मिनिस्टर है, वह ब्रिटेन और जर्मनी के बीच समझौता करवाना चाहता है और इस युद्ध को समाप्त करना चाहता है। वो चाहता है कि दोनों के बीच अच्छे ताल्लुकात हो जाए, सारी गलतफहमियां दूर हो जाए और युद्ध समाप्त हो जाए। यह ऐसा मनलुभावन प्रस्ताव लग रहा था कि अधिकांश ब्रिटिश लीडर्स को लग रहा था कि यह ब्रिटेन के लिए अपॉर्चुनिटी है और हिटलर के साथ समझौता कर लेना चाहिए। हेलिफैक्स थोड़ा सा दबाव डालते हुए कैबिनेट के सामने यह प्रस्ताव रखा। चर्चिल उसकी तरफ देखने लगा, तो चर्चिल को उसी समय अपने स्मरण में आ गया कि अभी अभी पॉल रेनॉल्ड, जो फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर है, उसने ब्रिटेन का दौरा किया था और हेलिफैक्स के साथ उसने लंच रखा था। तो ये फ्रेंच मास्टरमाइंड है। यहां पर इटली की तरफ से प्रस्ताव आया है, तो जरूर हिटलर ने मुसोलिनी को इस बात के लिए परसुएड किया है कि वो ब्रिटेन से वार्ता करे। इसके पीछे पहला मास्टरमाइंड हिटलर है। अब फ्रांस की मानसिकता को जरा समझिए। फ्रांस हार चुका है, अपमानित हो चुका है। वह जर्मनी के
बूट तले रौदा जा चुका है। तो अब फ्रांस का प्राइम मिनिस्टर चाहता है कि अगर ब्रिटेन भी समझौता कर लेता है तो जो अपमान झेलना पड़ रहा फ्रांस को, वो अकेला वो अपमान नहीं झेलेगा, बल्कि उसका आधे का हिस्सेदार ब्रिटेन भी बनेगा, क्योंकि ब्रिटेन भी समझौता कर रहा उसी एडोल्फ हिटलर के साथ जिसने फ्रांस को हराया। और चर्चिल अभी तक उस युद्ध को रोका हुआ था, बिल्कुल रॉयल एयरफोर्स लड़ रहा था, वो आर्मी को मोटिवेट कर रहा था लगे रहो, पीछे नहीं हटना है। और उसी समय हेलिफैक्स ने यह प्रस्ताव दिया। तो हेलिफैक्स ने प्रस्ताव दिया तो हिटलर ने उसकी तरफ देखा, विंस्टन चर्चिल ने उसकी तरफ देखा, कहा कि यह प्रस्ताव इटालियन एम्बेसी से है या फ्रांस से। तो वो उस पर कोई क्लियर कट जवाब नहीं दिया। तो फिर विंस्टन चर्चिल ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, नो, नहीं, ये समझौता उचित नहीं। अब मैं आपको बताऊं कि इतना कहने के बाद उसने कुछ कारण बताए। उसने कहा कि देखिए, अभी जर्मनी लाभप्रद स्थिति में, वो स्ट्रांग है। आप इसको एग्रीमेंट कहते हो कि हम जर्मनी से एग्रीमेंट करें, लेकिन प्रैक्टिकली यह सरेंडर है, इसलिए कि वह स्ट्रांग है, वो पूरे यूरोप को अपने कब्जे में ले चुका है। और अगर हम सरेंडर करते हैं, अगर हम उसके साथ कोई एग्रीमेंट करते हैं, तो एग्रीमेंट नहीं सरेंडर माना जाएगा, युद्ध रुक जाएगा, वर्ल्ड वॉर समाप्त। क्योंकि ब्रिटेन की निगाह अमेरिका पर भी थी और अमेरिका को बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन इस बार अमेरिका भी अड़ा हुआ था कि हमें यूरोप के मामले में अपनी टांग नहीं अड़ानी है और हमें यूरोप के मामले में कोई दखलंदाजी नहीं देनी है। क्योंकि अमेरिका इस बात को नहीं भूल पा रहा था कि पिछले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमारे 56,000 सोल्जर्स समाप्त हो गए, और इतना ही नहीं बल्कि इन्फ्लुएंजा से 1 लाख लोग मर गए। तो वह अब कोई भी नया सैक्रिफाइस यूरोप के करने के लिए तैयार नहीं था। अमेरिकी कांग्रेस उसके प्रेसिडेंट को स्ट्रिक्ट कर रखा था, तो उधर से भी कोई मदद मिलने की उम्मीद नहीं थी, और ब्रिटेन को दूर दूर तक कोई मदद नहीं दिख रहा था, अकेला रजिस्ट कर रहा था जर्मनी के साथ। तो कहना था मिस्टर चर्चिल को कि भाई ये समझौता कहां है, ये तो सरेंडर है। और आपको पता है अगर हम सरेंडर कर देते हैं तो हमसे वो क्या मांगेगा? हमसे वो मांगेगा, उसने सामने प्रस्ताव रखा, उसने कहा कि मैं समझता हूं उसकी पूरी कहानी को, वो हमसे उसके बदले वो कई चीजों का डिमांड करेगा। वो हमें कहेगा कि हम स्वेज नहर उसको दे दें, स्वेज नहर पर उसका कंट्रोल दे दें। हमसे वो कहेगा, अब देखिए ये स्वेज नहर हुआ, उसके बाद वो हमसे माल्टा का क्षेत्र ले लेगा जो भूमध्य सागर में है, जो एक महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। और वह हमसे नेक्स्ट वन, उसने कहा कि हमसे जिब्राल्टर का क्षेत्र वो ले लेगा। जिब्राल्टर, ये देखो, या भूमध्य सागर में आओगे तो उत्तरी अफ्रीका और स्पेन के बीच के एक पॉइंट में यहां जिब्राल्टर है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ये मांग लेगा। ये बड़ा ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन था, ये सब हमसे छीन लेगा और ये हमारे लिए सरेंडर होगा। हमें ये समझौता मंजूर नहीं है, और हमारे ब्रदर्स, हमारे कलीग्स, अगर हम लड़ने में कामयाब रहे और किसी तरह से हम जर्मनी को रोक पाए तो हमारा पोजीशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, और नहीं तो यह सरेंडर माना जाएगा। और ये सरेंडर के साथ युद्ध तो रुक जाएगा। लेकिन आप लोग मेरे कलीग्स याद करिए, जब ब्रिटेन युद्ध में जब जंप किया था तो उसका क्या आदर्श था? दुनिया को बचाना है, अपने आप को बचाना है, बुरी ताकत से लड़ना है, और उसी बुरी ताकत के समक्ष हम कैसे समर्पण करें। लेकिन हेलिफैक्स रेजिस्ट कर रहा था। बाकी जो 7 मेंबर्स थे, आपको मानसिकता होगी भाई उनकी क्या मानसिकता थी। तो एडोल्फ हिटलर ने युद्ध को जिस कगार पर ला दिया था, उसमें खुल्लम खुल्ला कोई यह बोलने के लिए तैयार नहीं था कि हिटलर से हमें लड़ना चाहिए। हां, यह सही है कि जैसे चेम्बरलेन थे, वो भी पूरी तरह से सरेंडर की बात नहीं कर पा रहे थे। लेबर पार्टी का जो मेंबर था क्लीमेंट एटली, वह भी, वो तो सरेंडर की बात बिल्कुल नहीं कर रहा था, समझौता की बात भी नहीं कर रहा था, लेकिन यह भी नहीं कह रहा था कि ब्रिटेन को लड़ना चाहिए। तो मतलब कोई भी जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं था। एकमात्र अब
चर्चिल खड़ा था, वो कह रहा था मैं लड़ूंगा, हम लड़ेंगे। हेलिफैक्स ने नहीं माना। हेलिफैक्स ने कहा कि देखिए ऐसा है कि इसमें कोई बुराई नहीं है, मुसोलिनी की ओर से जो मीडिएशन का प्रस्ताव आया है अच्छा मौका है, हम लोग समझौता कर लें, इस युद्ध को यहीं समाप्त कर दें। ब्रिटेन ने कहा कि देखिए आप जो सोच रहे हैं वैसा नहीं होने जा रहा, 1000% में 1% उम्मीद है कि वो हमारे साथ कोई रियायत बरतेगा, हमारे साथ सॉफ्ट होगा, वो इसका भरपूर फायदा उठाएगा। लेकिन हेलिफैक्स फिर भी चर्चिल के इस आर्गुमेंट से सहमत नहीं हुए। वो फॉरेन सेक्रेटरी थे, अब 7 मेंबर्स थे। अंत में 5 बजे शाम की बात बता रहा हूं, कैबिनेट मीटिंग रुक गई, सभी थक गए और दिन भर चला था। तो फिर चर्चिल ने घोषणा की कि हम 2 घंटे का ब्रेक लेते हैं और 2 घंटे के बाद हम मिलेंगे 7 PM में। 2 घंटे के लिए वो बैठक स्थगित हो गई, फिर 7 PM में मिलते हैं। लेकिन इस बार वो 7 मेंबर्स नहीं है। चर्चिल ने टोटल कैबिनेट को बुलाया, 25 मेंबर्स थे अलग अलग डिपार्टमेंट के, और चर्चिल ने उसे बुलाया, कहा कि आप पूरे मेंबर्स बैठेंगे, पूरे कैबिनेट को इतने इंपॉर्टेंट फैसला में होना चाहिए। पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को उसने बुलाया। 25 मेंबर्स उस हॉल में बैठे जो जस्ट हाउस ऑफ कॉमन्स के बगल में था। हेलिफैक्स कुछ बोलते उससे पहले चर्चिल ने ही शुरू कर दिया। चर्चिल ने कहा कि हमारे ब्रदर्स एंड कलीग्स, स्थिति नाजुक है, मैं भी समझता हूं। ब्रिटेन पर अपार खतरा है, हजारों लोग मारे जा सकते हैं, लेकिन एक उम्मीद है तो इसी से है कि अगर हम किसी भी तरीके से एडोल्फ को रोक पाए तो फिर भविष्य हमारा है। लेकिन हां, कोई कारण नहीं बनता आप लोगों को यह आशावाद रखने का, यह भी मैं समझ रहा हूं, क्योंकि हमारे साथ कोई नहीं है, हम बिल्कुल अकेले हैं। लगभग संपूर्ण यूरोप पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण जर्मनी का हो चुका है। इसलिए आप इस तरह का आशावाद रखें, यह उम्मीद हम नहीं कर सकते। लेकिन चलिए हम आपसे गहन निराशा की बात करते हैं। यह आइलैंड समाप्त होने वाला है आपके विचार में, क्योंकि अगर हम लड़ते रहे तो हम जर्मनी के साथ रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे। आपका यही मानना है? यह सही है, यह भी एक विचार है। अब देखिए, वैसे यह आइलैंड समाप्त होता है, यह वह आइलैंड है जो ऐतिहासिक है हजारों वर्ष से। अगर हम इस एग्रीमेंट पर साइन करते हैं, जिसको कि हेलिफैक्स महोदय एग्रीमेंट कहते हैं, वो सरेंडर होगा। और अगर हम सरेंडर पर साइन करते हैं तो क्या क्या परिणाम होगा उसको देख लीजिए। पहले जर्मनी हमारी नौसेना को भंग करेगा और पूरे नौसेना पर कब्जा कर लेगा। फिर जितने हमारे सामरिक केंद्र हैं उस पर जर्मनी का कब्जा हो जाएगा। उसके बाद हमारे आर्मी को डिमोबिलाइज करेगा, उसको नाम देगा डी अर्मामेंट, निशस्त्रीकरण, माने ब्रिटेन को निशस्त्र कर देगा। और निशस्त्र करके फिर इस व्यक्तित्व का नाम लिया जो उसका, वो अब अपना एक मनमानी सरकार ब्रिटेन में बनाएगा और ये ओस्वाल्ड मोज़ले प्राइम मिनिस्टर होंगे। और ब्रिटेन की जनता जर्मनी की दास बन जाएगी। कहने के लिए ओस्वाल्ड मोज़ले ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर होंगे, लेकिन वो जर्मन प्राइम मिनिस्टर होंगे। और इस तरह से हम गुलाम बन जाएंगे। वह आइलैंड जिसने दुनिया पर रूल किया है, वह आइलैंड आप याद करिए, हमारी वह नौसेना जो स्पेनिश आर्मडा के बाद दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना रही है, हमारा वो ऐतिहासिक आइलैंड जिसे चिपके हम लोग रहे हैं। माय कलीग्स, माय फ्रेंड्स, हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये आइलैंड का जितना महत्व है और हम लोगों ने जो अपने इतिहास बनाए और अपने गुड नेम कमाए हैं, उसमें जर्मनों का दास होने के बजाय बेहतर यही होगा कि हम सभी लोग जो 25 मेंबर बैठे हुए हैं उनके साथ और पूरी जनता के साथ खून से लथपथ होकर इसी आइलैंड से चिपके हुए हम भी मर जाएं, लेकिन सरेंडर नहीं। इतना कहना था, बस कैबिनेट मिनिस्टर सब ताली बजाने लगे और 2-4 मेंबर्स तो इतने एक्साइटेड हुए कि उस हॉल में दौड़ने लगे और आकर चर्चिल की पीठ थपथपाने लगे। कैबिनेट पर चर्चिल की जीत हो चुकी थी, कैबिनेट की सहमति मिल चुकी थी। हालांकि वो प्राइम मिनिस्टर था, लेकिन ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर
प्राइम मिनिस्टरियल मॉडल थोड़ा अलग था और वह था फर्स्ट एमॉन्ग इक्वल्स था, कैबिनेट का समर्थन चाहिए। अब कैबिनेट का समर्थन लेने के बाद तब हिटलर चला पार्लियामेंट का समर्थन लेने 4 जून को। उसी में वो ऐतिहासिक भाषण हुआ, क्योंकि वहां भी मेंबर्स ऐसे थे जो असमंजस में थे कि हमें युद्ध में आगे आना चाहिए या नहीं। वो बड़े असमंजस की स्थिति में थे। उस समय चर्चिल का वो ऐतिहासिक भाषण हुआ जो आपने इस वीडियो के आरंभ में सुना है। उसने पार्लियामेंट के मेंबर्स को कहा कि वी शैल फाइट इन फ्रांस, हर जगह हम फाइट करेंगे। आई शैल फाइट इन फ्रांस, फाइट इन हिल्स, माउंटेन्स, लैंडिंग ग्राउंड, पास्चर लैंड, फील्ड्स, एवरीवेयर, बीचेज, आई शैल नेवर सरेंडर। ये जो ऐतिहासिक भाषण हुआ कि हम हर जगह, जर्मन भाइयों, हम आपसे पहाड़ों पर लड़ेंगे, हम आपसे फील्ड में लड़ेंगे, हम लैंडिंग ग्राउंड में लड़ेंगे, हम हर जगह आपसे लड़ेंगे, लेकिन हम फ्रांस में लड़ेंगे, हम फ्रांस को भी आजाद करवाएंगे आपसे, लेकिन हम कभी सरेंडर नहीं करेंगे। और उसके बाद पूरे पार्लियामेंट का समर्थन चर्चिल से मिल गया। देखिए, यह तारीख है 4 जून और 22 जून को हिटलर ने गलती कर दी। उसने सोवियत रूस के साथ संधि तोड़ के सोवियत रूस पर हमला कर दिया। देखिए कैसा मौका ब्रिटेन को मिला। अब सोवियत रूस जैसा एक रिसोर्सफुल देश उसके साथ खड़ा था और वो सोवियत रूस के बचाने के नाम पर इस वॉर को खींच सकता था। अब वो अकेला नहीं था। और तब उसका दूसरा पार्टनर आगे जापान गलती करेगा, और वह जापान की वह जो गलती है, और वह गलती होगी पर्ल हार्बर पर, अमेरिकन पर्ल हार्बर पर अटैक, जो 7 दिसंबर 1941 को करेगा। और फिर संयुक्त राज्य अमेरिका इस युद्ध में कूद जाएगा। और दुनिया की 2 सबसे रिसोर्सफुल कंट्री के जब रिसोर्सेस मिलेंगे तो इस जितने धुरी राष्ट्र एक्सेस पावर्स हैं वो बौने पड़ जाएंगे। और फिर 15 अगस्त 1945 को एलाइड पावर्स की जीत के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होगा। अब माय स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अगर चर्चिल ने उस दिन समर्पण कर दिया होता और हैलिफैक्स की बात मान ली होती तो आज इतिहास, ब्रिटेन का इतिहास एक भयंकर अपमान के साथ समाप्त होता। और आज आपके हिस्ट्री के सिलेबस में एक ऐसे ब्रिटेन की कहानी रहती जो इस करुण कहानी होती। उस करुण कहानी को अकेला चर्चिल ने पलट दिया। उसने केवल ब्रिटेन को नहीं बचाया, यूरोप को बचाया, दुनिया को बचाया, ह्यूमन सिविलाइजेशन को बचाया। क्योंकि हिटलर की जीत होने का मतलब केवल यूरोप में नाजीवाद का फैलना नहीं था, पूरी दुनिया में नाजीवाद का फैलना था। अब आप बताइए, ये नायक था या खलनायक? निर्णय आपको लेना है। और उससे भी बड़ा निर्णय लेना है कि हम लोग छोटे छोटे निर्णय लेने में घबरा जाते हैं। लेकिन अब सोचिए, जब वो व्यक्ति ने और वो प्राइम मिनिस्टर ने या वो पॉलिटिकल लीडर ने जब दुनिया के भविष्य का निर्णय लिया होगा तो कितना वो असमंजस का समय होगा। आज मैं इस लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं और फिर आपसे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।